खतरा भारी, तैयारी आखिर कितनी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चूंकि नया वेरिएंट जो कोरोना का ओमिक्रॉन आया है उसने भारत में भी दस्तक दे दी है। 2 मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टर गीताली जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर चंद्रकांत जी इस वक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रकांत, मैं आपके पास आ रही हूँ। सवाल यही है कि हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं वैक्सीन की, क्या वो प्रभावी होगी इस वेरिएंट पर, या उनको भी खतरा उतना ही बना रहेगा जिनको डोज के बिना बना हुआ है? फिलहाल जो हम जानते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 2 डोज जिनको लग चुके हैं उनका टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है जहां तक वैक्सीन की बात आती है। हाँ, वैक्सीन सिर्फ गंभीर बीमारी से बचाती है, इसलिए भले ही व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन करा रखा है, उनको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। मुख्य चिंता है उन लोगों की जिन्होंने कोई भी डोज नहीं लगाया है या इनको सिर्फ फर्स्ट शॉट लगा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में करीब 12 करोड़ या उससे भी अधिक लोग हैं जो पहला डोज ले चुके हैं, लेकिन और दूसरा डोज उनका ड्यू है, लेकिन वो लौट के नहीं आए हैं। तो यही समय है जब सभी लोग जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं, अगर उन्होंने पहला शॉट नहीं लगवाया तो पहला शॉट लगवाएं, और जिनका सेकंड शॉट ड्यू है वो सेकंड शॉट लगवाएं। जितने भी जिसने अगर वैक्सीन नहीं लिया है उसको सबसे अधिक खतरा है। मैं दोहराऊंगा, जिसने वैक्सीन नहीं लिया है उसको सबसे अधिक खतरा है। जिसको 1 शॉट मिल चुका है उसको कुछ प्रोटेक्शन है, लेकिन पूरा प्रोटेक्शन नहीं है। पूरे बचाव के लिए दोनों शॉट लेने हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और है, भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए 1 मार्च से टीकाकरण शुरू हुआ था जी। लेकिन अभी भी 60 प्लस आबादी वाले लोगों में करीब 45% ऐसे लोग हैं जिन्होंने या तो कोई शॉट नहीं लिया है या सिर्फ 1 डोज मिला है। और हम जानते हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों को सबसे अधिक रिस्क है, तो उन लोगों को तुरंत वैक्सीनेशन कराना चाहिए। साथ में सरकार को भी खास कदम उठाने चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचान करके उनके वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जाए। सर, आपने उसी अच्छा तरह से मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को भी कदम उठाने चाहिए। नए वेरिएंट को लेकर हम भारत को कितना तैयार पा रहे हैं? क्योंकि 2 वेरिएंट में हम झेल चुके हैं सर, चाहे डेल्टा की बात करें या पहली लहर की बात करें। भारत ने किन परिस्थितियों को झेला है, कितना गंभीर समय देखा है यहाँ की जनता ने, वो हम सब ने देखा है। इस तीसरे वेरिएंट और नए वेरिएंट के लिए कितना तैयार है भारत? जहां तक हम उस गंभीर बीमारी की बात करें या कितनी चुनौतियां भारत के सामने आएंगी, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि भारत में पहली और दूसरी वेव आ चुकी हैं जिसमें काफी सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिल चुका है नेचुरल इन्फेक्शन से, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन हो चुका है, तो इसका गंभीर असर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन साथ में हम यह भी चाहते हैं कि लोगों में पैनिक नहीं फैले, चिंता नहीं फैले। तो हमें सिर्फ गंभीर बीमारी नहीं, संक्रमण भी रोकना है। और संक्रमण रोकने के लिए जो फिलहाल उपलब्ध जानकारी है उसके आधार पर एयरपोर्ट्स पर जो टेस्टिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग है उसको निश्चित रूप से बढ़ाने की जरूरत है, और उस दिशा में कदम हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ कुछ एयरपोर्ट पे नहीं, सभी राज्यों को जरूरी कदम उठाने हैं कि इस तरह की जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ और ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस भारत में मिलें, तो उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग को फिर से रिवाइव करने की जरूरत है, प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट, और उसके अलावा जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको आसान बनाया जाए। तो जो सारे कदम हमने अब तक महामारी के दौरान उठाए थे उनको फिर से एक्टिवेट करने की जरूरत है, लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, और जहां पर भी लोग अनावश्यक भीड़ भरी जगह से जाने से बच सकते हैं उसको बचना है। लेकिन फेस मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग का पालन हर समय करना है। ठीक है सर, अच्छी बात कही आपने। डॉक्टर गीताली भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर गीताली, यही सवाल मेरा आपसे भी है, कितनी तैयारी हम भारत सरकार की देख पा रहे हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो और कितना मजबूत करने की जरूरत है इस नए खतरे को देखते हुए? मैं सर से बिल्कुल सहमत हूँ। पहला चीज मैं यही बोलना चाह रही थी कि 2 केसेस द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, हमें नहीं पता और एक्चुअली में कितने लोग इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंसिंग हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है। अब तो फर्स्ट एंड सेकंड वेव झेलने के बाद एटलीस्ट जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब्स फ्रॉम नॉट ओनली गवर्नमेंट, इन प्राइवेट आल्सो इट हैज टू बी इंक्रीज्ड। एक्चुअली बढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी जेनेटिक सीक्वेंसिंग का ज्यादा चांसेस है नहीं, मतलब बहुत कम ही लैब्स है जहाँ पे सीक्वेंसिंग होती है। तो ये नंबर ऑफ जेनेटिक सीक्वेंसिंग लैब्स शुड बी इंक्रीज्ड।
सो दैट वी कैन हम लोग मतलब केसेस को जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए, और उसके बाद ही आता है ट्रैकिंग के बाद ही आता है ट्रेसिंग एंड अदर थिंग्स, है ना। तो वन इज जेनेटिक सीक्वेंसिंग शुड बी इंक्रीज। सेकेंडली कोविड फर्स्ट जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था दैट वाज ऑन 16th of January, आई गेस 16th of January in 2021। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसका नोटिफिकेशन अब तक कोई आया नहीं है। जिन लोगों ने फर्स्ट डे ही वैक्सीन लिया था उन लोगों के लिए क्या बूस्टर डोजिंग का कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा कि नहीं आएगा, तो इस पे भी एक वर्क करना है। ये दोनों इम्पोर्टेंट थिंग्स है। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैं जिस पे एम्फेसाइज करना चाहूंगी ये है कि ये कोविड जो है एक वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी में फर्स्ट एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है एक्चुअली में, क्योंकि एंटीबायोटिक दिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो हम लोगों का, मैं पहले भी ये बोलना चाह रही थी लेकिन मेरा एक फोन आ गया था, तो ये है कि पैनिक होके डायरेक्ट एंटीबायोटिक ना लें। तो यही है कि क्योंकि साइमल्टेनियसली एक है कोविड का पेंडेमिक एंड साइमल्टेनियसली देयर इज वन साइलेंट पेंडेमिक दैट इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया थे जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन करता है, वो वाले बैक्टीरिया के लिए हमारे पास बहुत कम ही एंटीबायोटिक्स थे। ओके, अराउंड 30 मैक्सिमम एंटीबायोटिक होंगे। तो ये एंटीबायोटिक जितने थे, एंटीबायोटिक लाइफ सेविंग टाइप होता था पहले। अभी क्या हुआ है, हमने ये देखा है कि पहले भी कोविड से पहले भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गए थे। तो WHO ने 2016 में ही इसको ग्लोबल हेल्थ कंसर्न माना था, लेकिन आफ्टर कोविड ऐसा हो गया है कि कोई भी एंटीबायोटिक नहीं बचा। तो पैन ड्रग रेजिस्टेंस, ये साइलेंट पेंडेमिक है, इस पे कोई भी बात नहीं करता। मुझे यही आश्चर्य होता है कि इस पे क्यों नहीं बात करते हैं। आप लोगों को, मीडिया को आना चाहिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस पे, क्योंकि लोग इतना ओवर द काउंटर जाके कोई भी एंटीबायोटिक उठा लेते, कोई भी दवाई लेते, उनको पता भी नहीं होता कि ये एक एंटीबायोटिक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये गलत है, और ये कई मामले में देखने को मिलता है। इसी की वजह से आफ्टर कोविड हमने ये देखा है कि पैन ड्रग रेजिस्टेंस, ऑल एंटीबायोटिक्स आर रेजिस्टेंट, नथिंग इज वर्किंग। जितना कोविड से मर रहे हैं पैन ड्रग रेजिस्टेंस से भी उतना ही मर रहे हैं, लेकिन इस पे कोई डिस्कशन नहीं होता है न्यूज चैनल्स में। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पे फोकस किया जाए। और हालांकि ये 18 to 24 of November में एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक भी होता है नवंबर में, तो इसको भी आप लोग प्रमोट करो। इस पर भी अवेयरनेस प्रमोशन बहुत जरूरी है, लोगों को जागरूक करना चाहिए। डॉक्टर गीताली जी ने, चंद्रकांत जी, एक महत्वपूर्ण बात कही, बूस्टर डोज। इस पर ही मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। बूस्टर डोज की बात हो रही जब से ओमिक्रॉन का खतरा देश और दुनिया पर मंडराया है। ब्रिटेन में तो इसकी शुरुआत भी हो गई है, वहां के प्रधानमंत्री ने भी बूस्टर डोज ले ली है। हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है ये? सवाल मेरे लिए? जी सर। जहां तक बूस्टर डोज की बात आती है तो हमें याद रखना होगा कि जब वायरस फैल रहा है तो सबसे जरूरी है कि जो हाईएस्ट रिस्क पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेशन किया जाए, और हाई रिस्क पॉपुलेशन को प्राथमिक वैक्सीनेशन कंप्लीट किया जाए। इसीलिए फर्स्ट शॉट एंड सेकंड शॉट लगाना निहायत जरूरी है। और हम जानते हैं कि भारत में हालांकि 82 और 83% आबादी को फर्स्ट शॉट मिल गया है, लेकिन अभी भी करीब 56% एडल्ट आबादी है जिसको या तो पहला या दूसरा शॉट नहीं मिले हैं। 44% फुली वैक्सीनेटेड है। तो पहली प्राथमिकता देश की होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन हो। साथ में हम यह भी जानते हैं वैज्ञानिक आधार पर कि लोगों को वैक्सीनेशन होने के बाद करीब 1 साल तक निश्चित रूप से प्रोटेक्शन रहता है। तो 1 साल तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद डिटरमाइन किया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जिन देशों ने बूस्टर शॉट लगाना स्टार्ट किया है वहां पर वैक्सीनेशन पहले शुरू हुआ था, वहां पर लंबा समय गुजर चुका है और उनकी डिफरेंट वैक्सीन्स हैं। भारत के लिए सच्चाई यह है कि भारत में अधिकतर वैक्सीनेशन जो एडल्ट वैक्सीनेशन था जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में हुआ है। तो लोगों ने अभी फिलहाल वैक्सीनेशन लिया है। साथ में नेचुरल इन्फेक्शन जो हमने सेकेंड वेव में देख चुके थे वो काफी हाई था। हम यह भी जानते हैं कि वैक्सीन और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों मिलाकर लगभग एक एडिशनल शॉट की तरह काम करते हैं। क्योंकि भारत में हाई ट्रांसमिशन था और अधिकतर लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है, इसलिए फिलहाल बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूरी है कि समय के साथ
कुछ समय में, कभी आने वाले समय में बूस्टर शॉट की जरूरत होगी। और एक अंतिम और महत्वपूर्ण बात है कि एक ग्रुप है जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, उनको एक थर्ड शॉट दिया जाने की कई देशों में चर्चा होती है। वो एक सही तरीका होगा, उस पर टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप बात करेंगे, लेकिन बूस्टर शॉट सारी आबादी के लिए जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए इसीलिए देखिए बूस्टर डोज का हमने जिक्र किया और सबसे ज्यादा 5 पॉइंट वो हैं जिन पर सरकार लगातार बात कर रही है। ट्रेसिंग की जा रही है, टेस्टिंग भी की जा रही है, दूसरे की मदद की, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, राज्य सरकारें, उद्योग, सहकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों और इन सबसे बढ़कर हर नागरिक, सबने अपने अपने तरीके से कितनी सेवा की है, मैं थोड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुप्रिया सुले जी ने बताया कि महाराष्ट्र के अधिकारियों ने कैसे सेवा की, तो अन्य साथियों ने बताया कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों को सांसद महोदया ने कैसे पुनर्वासित किया। निशिकांत दुबे जी ने पूरे देश में बसे अपने राज्यों के नागरिकों को मदद करने के लिए दोनों सदन के सांसदों को कैसे सहयोग में लिया। हमारे अच्युतानंद जी ने कितने बड़े पैमाने पर काम किया है वो भी देश ने जाना। जसबीर सिंह जी ने बताया कि पंजाब और देश के अन्य भागों में पावन गुरुद्वारों ने कैसे अपने दरवाजे खोल दिए ताकि कोविड से परेशान कोई भी वहां पनाह ले पाए। राहुल सेवले जी ने धारावी में कैसे काम हुआ वो भी सदन के सामने रखा। ओडिशा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने कोरोना में कैसे काम किया वह भी सदन के सामने आया। सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने तरीके से महीनों तक लोगों की सेवा की है। सभी दल के सभी साथियों ने अपनी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर हेल्थ वर्कर्स एवं फ्रंटलाइन वर्कर्स के कार्यों की खुले दिल से सराहना की और बहुत धन्यवाद किया। मैं भी इस बात से जुड़ता हूं और सभी का आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं सभी साथियों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना को करीब करीब 2 साल पूरे होने को है। इस कठिन समय ने देश और दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया है। दुनिया का कोई भी ऐसा देश या नागरिक नहीं होगा जिसे कोरोना ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ना किया हो। कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के हमारे स्वास्थ्य कर्मी, फ्रंटलाइनर वर्कर्स, वैज्ञानिक, युवाओं एवं उद्यमियों का तथा देश के प्रत्येक नागरिक के सहयोग से देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा है, जिससे मुश्किल समय में देश की शक्ति और एकजुटता का परिचय भी दुनिया के सामने हम रख पाए हैं। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आज जब हम इस विषय पर गहन चर्चा कर रहे हैं तब WHO ने सार्वजनिक किए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 26 करोड़ से ज्यादा केस दुनिया भर में रजिस्टर हुए हैं और 52 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाया है।